किरचॉफ का नियम, इसे कहीं कहीं किरकॉफ भी कहते हैं। तो जो हिंदी मीडियम किताबें वहां पर किरकॉफ लिखा हुआ है और कहीं कहीं इसको किरचॉफ बोलते हैं। तो ये एक किरकॉफ जो है या किरचॉफ जो है एक वैज्ञानिक का नाम है और उन्होंने दो नियम दिए थे। तो किरचॉफ के दो नियम जो हैं उनको जानने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हमें पता होने चाहिए जो यहाँ पर 4 पॉइंट में बताए हुए हैं। उसके बाद में जो किरचॉफ के नियम हैं दो, वो थोड़े समझने में आसानी रहेगी। बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाफ ईयरली और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके दो नियमों में से कोई ना कोई एक नियम तो आता ही आता है, तो ऐसे प्रश्नों को विशेष तौर पे ध्यान देना है। तो देखें, पहला है विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ क्या है? जैसे कि यहां पर एक बना रहे हैं परिपथ को, ये एक बैटरी लगी हुई है और यहां पर एक प्रतिरोध है और एक प्रतिरोध यहां पर है और फिर आगे जुड़ा हुआ है एक बैटरी और लगी हुई है। मान लो यहां पर ये लगी हुई है और इस तरफ एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है और यहां पर भी एक प्रतिरोध लगा हुआ है। तो ये जो अरेंजमेंट है, यहां पर सेल है, ये प्लस माइनस, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये प्रतिरोध R1 कर दो, इसको R2 कर दो, ये R3 है, ये R4 है। तो ये जो एक जटिल तंत्र बना हुआ है चालकों का, जिसके अंदर प्रतिरोध भी आ गया, बैटरी भी आ गई, सेल भी आ गया और जो भी संधारित्र और प्रेरक जो भी जितने भी युक्तियां होती है उनसे जुड़ा हुआ एक जटिल तंत्र, उसे कहते हैं विद्युत परिपथ। तो ये एक विद्युत परिपथ है। फिर बात आती है संधि यानी जंक्शन। अब संधि क्या है? कोई भी बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक चालक एक साथ जुड़े हो, संधि कहलाती है। तो जैसे कि ये बिंदु लिया हमने, अब इस पर देखो, एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है और एक ये जुड़ा हुआ है। एक संधि ये है और एक संधि ये है। ये दो संधियां हैं, देखो यहां पर एक संधि यहां पर, एक संधि यहां पर। तो अब यहां पर क्या, देखो 1 2 और 3, 1 2 और 3, तीन चालक एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे जो बिंदु होते हैं उन्हें बोलते हैं संधि या जंक्शन। अब बात आती है लूप या पास। तो लूप और पास क्या होता है कि विद्युत परिपथ में चालकों का एक बंद पथ होता है। जैसे कि एक चालकों का एक बंद पथ है, ये यहां पर E1, ये R2, R3, R1। तो ये एक लूप है और इसमें घुमा के ऐसे बनाएंगे हम, जैसे लिख दिया मैंने I1, तो ये होगी लूप धारा या इसको कह सकते हैं हम लूप करंट। तो पहले लूप में करंट I1 है, दूसरा लूप यहां पर ये ले लिया। अब ये जो एरो घुमा रहे हैं अपन, ये घुमाने वाला जो मैटर है ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इसको कैसे घुमाएं। हमारी मर्जी है, हम चाहे तो इसको ऐसे घुमा दें, हम चाहे इसको ऐसे घुमा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशन में जो आंसर आना वो सेम आएगा। बस ध्यान रखना है कि ये जो घुमा रहे हैं ये लूप है और ये लूप धारा है, ये ले ली I2। तो इनको बोलते हैं पास या लूप। अब बात आती है ब्रांच। ब्रांच क्या है? तो यहां पर ये ब्रांच है, इसको शाखा भी कहते हैं। तो दो संधियों के बीच में परिपथ का कोई भी भाग जो है, जैसे दो संधियां हैं, इनके बीच में तो ये आ रहा है, इन दो संधियों के बीच में ये भी इन्हीं के बीच में आ रहा है और दो संधियों के बीच में एक ये भी इन्हीं के बीच में आ रहा है, जैसे यहां पर। तो संधियां यहां पर एक ये भी है जिसमें दो जुड़े हुए हैं, संधियां ये भी है
ये देखो, ये संधि है। तो 1 2 3 4 5 6 ये संधियां हैं। अब दो संधियों के बीच में जो भी भाग है उसको बोलेंगे ब्रांच। ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, सारे ये ब्रांचें हैं। तो हमने ये जो 4 पॉइंट हैं इनको समझे। इसके बाद में जो नियम है इनके, किरचॉफ के जो नियम हैं, वो हमें समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो इसके बाद देखते हैं अब किरचॉफ का नियम। किरचॉफ एक वैज्ञानिक का नाम है और उन्होंने 2 नियम दिए थे। अब वो नियम क्या क्या है उसके बारे में हम अब देखेंगे। तो देखें, किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे संधि नियम भी कहते हैं, तो इस नियम के अनुसार क्या है कि जैसे कि एक संधि है, ये इस संधि पर जो विद्युत धाराएं हैं उनका जो बीजगणितीय योग है वो हमेशा 0 होता है। तो एक तो देखो ये परिभाषा इसकी एक लाइन की है कि किसी भी संधि पर विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो हमेशा 0 होता है। अब ध्यान ये देना है कि इस संधि पर जो धाराएं आ रही है उसको लेते हैं हमेशा धनात्मक, और जो वहां से जा रही है उसको लेते हैं ऋणात्मक। ये चीज हमें ध्यान देनी है। तो देखें, अगर बात करें हम इसके अकॉर्डिंग कि भाई आने वाली धनात्मक, जाने वाली ऋणात्मक, तो देखो आने वाली कौन कौन सी है। तो आने वाली है हमारे पास में संधि के ऊपर, एक तो I1 है, एक I2 है, तो प्लस I2। जाने वाली कौन सी है, I3 है, I4 है, तो माइनस I3 माइनस I4 बराबर 0। तो पूरी जो धारा है इस संधि के ऊपर, उसका जो बीजगणितीय योग है वो हमेशा 0 होता है। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। अब ये तो हमने ये लाइन समझी है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि संधि से प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग और इस संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं का योग बराबर होता है। तो ये तो टोटल आ गया 0, जो हमने यहां लिख दिया सिग्मा के रूप में। और अब इनको अलग करें अगर, तो देखो ये कौन सी, ये निकलने वाली है, तो इनको आप इस तरफ ट्रांसफर कर दो, तो ये हो गई I1 प्लस I2 बराबर, दोनों माइनस की इस तरफ जाएगी तो हो गई ये प्लस में I3 प्लस I4। तो ये कौन सी है, ये हो गई आने वाली, संधि पर आने वाली। ये कौन सी हो गई, संधि से जाने वाली। तो आने वाली और जाने वाली धाराओं का जो योग होता है वो हमेशा बराबर होता है। यही संधि का नियम है किरचॉफ के अनुसार। तो ये नियम हमें ध्यान रखना है, और ये जो बेसिक चीजें हैं ये भी हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत पड़ती है। और ये फंडामेंटल आता है, इस टाइप का न्यूमेरिकल भी आता है जिसमें आपको एक अज्ञात धारा का मान निकालना होता है, बाकी सारी दे रखी होती है, एक धारा का मान पूछा जाता है, जो आगे अभी न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे। तो ये संधि का नियम है, और ये नियम किसके ऊपर आधारित है, ये नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो आवेश संरक्षण मतलब क्या हो गया कि जितना आवेश इस संधि पर आ रहा है उतना ही आवेश यहां से जा रहा है। यानी ना तो आवेश यहां पर उत्पन्न हो रहा है ना ही नष्ट हो रहा है, जितना आया उतना ही आवेश चला गया। तो यहां आपको ध्यान देना है कि भाई इसको नोट में लिख लेते हैं। यहां पर यह है आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो प्रश्न पूछ ले कि जो संधि का नियम है वो किसके संरक्षण पर आधारित है, तो वो होता है आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित। दूसरा ये पूछ ले कि आवेश संरक्षण का जो नियम है वो कौन से, या संरक्षण का जो प्रतिबंध है या नियम है वो किरचॉफ के कौन से नियम पर आधारित है, तो वह है संधि नियम पर आधारित है। तो इस प्रकार ये आपको बेसिक फंडामेंटल ध्यान रखना है। अब देखते हैं इसके बाद में किरचॉफ का दूसरा नियम है जिसे हम लूप नियम भी कहते हैं या पास नियम भी कहते हैं। अब देखो किरचॉफ का दूसरा नियम जो है जिसे लूप नियम या पास नियम भी कहते हैं,
तो प्रतिरोधकों तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद पास, यानी जिसके अंदर प्रतिरोध भी है और सेल भी है, तो यहां पर क्या है, सारे इसके अंदर सम्मिलित है। तो इन बंद पास का जो चारों ओर विभव में परिवर्तन और उसका जो बीजगणितीय योग है वो सारा का सारा होता है 0। तो यहां पर इसको हम ऐसे ले सकते हैं, सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर। ध्यान देना, ये डायग्राम इसको अलग करते हैं। तो सिग्मा ई माइनस ये इस तरफ जाएगा तो हो गया सिग्मा आई आर बराबर में क्या हुआ 0। तो बस यही नियम है ये कि प्रतिरोधकों तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद पास के चारों ओर विभव में परिवर्तन का जो बीजगणितीय योग है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है यहां पर। अब इसको लागू कैसे करना है वो देखना आपको। तो लागू करने के लिए देखो, ये नियम तो है यहां कंप्लीट हो गया, ये नियम तो आपके यहां पर कंप्लीट हो गया। और एक नोट थोड़ा सा लिख लेना कि ये जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो ये जो लूप नियम है ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, और जो संधि नियम था वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित था, और ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब ये जो परिपथ है इसमें दिखाया गया है कि आपको जो टोटल जो मिलेगा यहां पर E1 E2 इसका बीजगणितीय योग, और ये जो R1 R2 R3 पर जो विभव परिवर्तन हो रहा है उनका बीजगणितीय योग, टोटल जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 0। तो अब अगर इस वाली परिपथ पर ये नियम लागू करें अगर, तो किस प्रकार लागू करना है वो एक बार देख लो। बाकी अगर नियम पूछे आपको, लूप नियम पूछे, तो आपको बस ये लिखना है और ये लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना। लेकिन ये जो बता रहा हूं अब आपको, ये इसका एप्लीकेशन बता रहा हूं, इसका उपयोग बता रहा हूं कि कैसे कैसे इसको उपयोग में लेना है। तो ये परिपथ दिया हुआ है, और इस परिपथ में हमारे पास में 2 लूप है, एक लूप ये है, एक लूप ये है। तो इन 2 लूपों के ऊपर हमें लूप नियम लगाना है, कौन सा, किरचॉफ का ये दूसरा नियम जो लूप नियम है। तो देखो यहां पर इसमें हमने एक डायरेक्शन ले ली ऐसे, और दूसरी भी, यहां ये I1 है करंट, दूसरी भी ऐसे ले लो। तो पहला लूप क्या है, ABCF। तो देखो पास या लूप लिख दो ABCF, ABCF A, वापस घूम जाओ पूरे पर, A पर लूप नियम से। तो देखो आपको किस तरीके से इसको लेना है, तो ध्यान दो, यहां पर जो करंट जा रही है इस R1 में वो जा रही है I1। तो इसको ले लो आप I1 R1। जिस दिशा में ये I1 जा रही है और उसी दिशा में ये हमारा जो एरो बनाया हमने, लूप करंट बनाया है, वो दोनों एक ही दिशा में, देखो ये भी इधर ऐसे घूम रहा है और ये भी इधर जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको लेना है इसको प्लस का। फिर देखो ये घूम के वापस यूं आ रहा है, तो घूम के यूं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि I2 इस तरफ जा रही है और लूप करंट घूम के इस तरफ यूं आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो गया विपरीत। तो ऐसे कंडीशन में आपको लेना चाहिए यहां पर माइनस। देखो ये और ये दोनों एक दिशा में है तब तो लेना प्लस में, और विपरीत दिशा में हो जाए तो लेना माइनस में। तो ये हो जाएगा I2 R2। तो ये क्या हो गया, विभव में परिवर्तन। अब देखो यहां पर इसकी बात करते हैं अगर, तो इसमें जो हमारा एरो बना हुआ है वो बना हुआ है वो ऐसे ऐसे बना हुआ, तो वो जा रहा है माइनस से प्लस की ओर। तो माइनस से प्लस की ओर जा रहा है,
तो यहां पर आप ले लो E1, माइनस से प्लस की ओर जा रहा है तो आपको प्लस का लेना है, और इधर ये घूम के वापस इधर आ रहा है, ऐसे घूम के इधर आ रहा है, तो प्लस से माइनस की ओर आ रहा है, तो आपको E2 लेना है माइनस का, तो ये लेना है E2 माइनस का लेना है। तो ये आपको एक मिला है इस लूप वाले नियम से। और टोटल की बात करते हो अगर, तो इसको इस तरफ लाओगे तो बराबर में इधर 0 ही बचेगा। तो ये एक लूप नियम से हमें प्राप्त हुआ है। इसी तरह जो पास है हमारे पास में दूसरा वाला, ये CDEFC, इसके ऊपर भी लूप नियम लगाएंगे। तो देखो, पास CDEFC पर लूप नियम से, तो देखो यहां पर आपको एक तो ये मिल रहा है, इस वाले लूप में ये R2 मिल रहा है, E2 मिल रहा है, R3 मिल रहा है। तो ये जो I2 है और इस लूप की जो दिशा है वो दोनों एक ही दिशा में है। और मैंने पहले बताया कि ये जो दिशा है ये आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, आप चाहो तो इधर घुमा दो, आप चाहो तो इधर घुमा दो। तो यहां पर देखो दोनों एक ही दिशा में है, ये वाला, तो ये मिलेगा आपको I2 R2, और फिर घूम के इस तरफ आएगा ये, तो इस तरफ आएगा तो ये I2, ये I1 प्लस I2, और ये जो आपने एरो घुमाया है ये भी एक ही दिशा में, क्योंकि घूम के इधर आना है और ये करंट भी इधर आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये भी प्लस का मिलेगा आपको। तो I1 प्लस I2 और गुणा हो जाएगा R3, बराबर में ये लूप घूम के यूं आ रहा है, तो घूम के यूं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, माइनस से प्लस की ओर जा रहा है। देखो नीचे वाले के लिए तो ये प्लस से माइनस की ओर आ रहा है ऐसे घूम के यूं, तो उसके लिए तो ये हुआ हमारे पास में माइनस का। लेकिन ऊपर वाले लूप के लिए ये जो है माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, अपना एरो जो बनाया हमने, तो माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, इसको लेंगे प्लस का, तो ये आ जाएगा E2। अब इसके अंदर एक ही सेल लगा हुआ है लूप में, तो एक बार लेंगे अपन, तो हमारे पास में एक ये बन गया। तो ये दो समीकरण बने हैं। समीकरण कैसे बने हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए, और इसका जो बेसिक है वो देखो बता देता हूं आपको पॉइंट में कि चिन्ह कैसे लेने हैं। तो यहां लिख देते हैं चिन्ह परिपाटी। तो इसकी चिन्ह परिपाटी ये है कि अगर आपने ये जो सेल है यहां पर प्लस का और माइनस का, और ये है E विद्युत वाहक बल, अगर आपका एरो यूं आ रहा है इस तरफ, तो आप जो लोगे इसको लोगे V बराबर प्लस से माइनस की ओर आ रहा है तो माइनस E ले लोगे, और अगर इस तरफ ये यूं आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप V बराबर लोगे प्लस का E। तो ध्यान देना, एक तो ये दिशा का बहुत रोल है, जब कोई न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं अपन तो दिशा का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर कि कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। तो बैटरी के लिए बता दिया मैंने कि अगर एरो ऐसे घूम रहा हो प्लस से माइनस की ओर तो माइनस ले लो, और माइनस से प्लस की ओर घूम रहा हो तो यहाँ पर प्लस ले लो। तो हमने देखा कि ये जो एरो घूम रहा था ये माइनस से प्लस की ओर घूम रहा था इस वाले लूप में, तो E1 प्लस का आ गया, और यहां पर घूमकर वापस प्लस से माइनस की ओर आ रहा था तो हमने ले लिया यहां पर इसको माइनस का। और देखो प्रतिरोध की बात करते हैं अगर ऐसे, तो प्रतिरोध में जैसे कि इसकी बात करें यहां पर, तो यहां पर अगर R है और इधर कोई धारा आ रही है और हमारा लूप ऐसा है, तो ये लूप करंट जो बनाई मैंने वो धारा की विपरीत दिशा में है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो V मिलेगा वो मिलेगा विपरीत दिशा के लिए माइनस IR। और अगर यहां पर ये I बनाया और हमने लूप बना दिया ऐसा, और यहां पर ये R है, तो ऐसी कंडीशन में जो V मिलेगा आपको वो मिलेगा प्लस का IR। तो हमने जो लिया है ये दिशा लेना हमारे हाथ में है, इसको हम हमारी मर्जी से ले सकते हैं।
लेकिन जो इनके अंदर जो बना हुआ है वो हो सकता है आपको आगे से बना बनाया मिले डायरेक्शन, तो इनको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये जो एरो बनाया ऐसे घुमा के, इसको आप चेंज कर सकते हो। तो ये चिन्ह परिपाटी ध्यान रखना, और इसी से ये दो समीकरण बने हैं, और इन्हीं समीकरणों की सहायता से हम धारा वगैरह निकाल सकते हैं और भी कई न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो किरचॉफ के दोनों नियम थे वो कंप्लीट हुए। इनको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। अगर नियमों की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आपको नियम पूछे, सिर्फ इतना लिखकर कंप्लीट करना है। बाकी ये जो चीजें तब काम आएगी जब आपको कोई न्यूमेरिकल पूछ ले, ये परिपथ दे दे, R2 R3 की जगह आपको प्रतिरोध मान दे दे और धारा का कुछ आपको मान दे दे, उस कंडीशन में आपको ये वाले समीकरण फॉलो करने हैं। तो इसको थोड़ा विशेष तौर पे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें।